अंग्रेजी में सीरिया कहे जाने वाले देश में मजबूत मानी जाने वाली बशर अल असद की सरकार इतने कम वक्त में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सरकार पर बशर अल असद की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि सरकार की स्टेबिलिटी और राज्य के मामलों पर राज्य के मुखिया की मजबूत पकड़ आंखों के धोखे के अलावा कुछ और नहीं थी। वरना कैसे मुमकिन था कि एक के बाद एक कई सारे शहर एंटी गवर्नमेंट ग्रुप के कब्जे में आ जाएं और फिर साथ ही साथ दमिश्क भी बर्बाद हो जाए। जवाब काफी मुश्किल लगता है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था जो सरकार और कौम के रिश्ते की नजाकत को समझते थे। ये तार जितने मजबूत हो सकते हैं उतने ही कमजोर भी हैं। अगर सरकार कौम की तरफ हमदर्दी रखती है, उनके इमोशंस और उम्मीदों की रिस्पेक्ट करती है, उनकी सुपरमेसी को एक्सेप्ट करती है, तो कौम अपनी सरकार के साथ रहती है और फिर उस पर किसी और की परछाई नहीं पड़ने देती, सिवाय इसके कि जब सरकार कौम की कीमत पर हो और फिर वो अपनी ताकत की अगर हिफाजत करने लगेगा तो उसकी जड़ें धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएंगी। लोगों ने बशर अल असद और उनके पिता हाफिज अल असद को 6 दशक दिए और बदले में उन्हें क्या मिला? यानी पीसफुल प्रोटेस्टर को दुश्मन माना जाने लगा। ऐसे हालात बना दिए गए कि लोग अपनी फैमिली की अपनी हिफाजत करने के लिए अपने घर बार को छोड़कर कहीं और दूसरे देशों में जाकर बसने लगे। हुक्मरान का तख्ता पलट और बशर अल असद के भाग जाने की रिपोर्ट लंबे वक्त से चल रहे राजवंश का एक दुखद अंत है। अब इस सरकार को बर्खास्त करने वाले ग्रुप के बारे में एकदम से कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसी वक्त कई ग्रुप जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में विद्रोही कहा जा रहा है, यही ग्रुप बशर सरकार को हटाने के लिए एक्टिव भी थे। एक भी देश इन ग्रुप्स के सपोर्ट में नहीं है, तो इसीलिए इस सब्जेक्ट पर कुछ भी कहना, कुछ भी डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। बशर अल असद के खिलाफ पब्लिक डिस्टर्बेंस की ये जो कहानी है कोई साल 2 साल पुरानी नहीं, बल्कि ये 13 साल से ज्यादा पुरानी कहानी है। लेकिन ये तख्ता पलट ऐसे वक्त पर हुआ है जब मिडिल ईस्ट में हालात काफी ज्यादा नाजुक तरीन हैं। पिछले 13 सालों से असद के शासन के खिलाफ बढ़ते टेंशन और जंग की वजह से गाजा, लेबनान, यमन और ईरान ये सभी बहुत ही ज्यादा गंभीर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है। 68 लाख लोगों को सीरिया से बाहर निकलना अपने आप में एक बहुत बड़े पॉलिटिकल, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस की ओर इशारा कर रहा था। बशर अल असद की आंखें बहुत पहले खुल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगता है कि या तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आई या फिर उन्होंने अपनी पावर के घमंड में रिजल्ट को हमेशा नजरअंदाज किया। वैसे भी बदनसीबी से बांग्लादेश के बाद सीरिया ऐसे नजारों का गवाह बनने वाला दूसरा देश है। ये सरकार डेमोक्रेसी को बढ़ावा देकर अपने तख्तो ताज की हिफाजत कर सकती थी, लेकिन बादशाहों की तानाशाही उनकी बादशाहत की हिफाजत नहीं कर रही थी, बल्कि धीरे धीरे उन्हें बर्बाद कर रही थी। सीरिया पर HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के आंदोलनकारियों का कब्जा और बशर अल असद का पश्चिम एशिया में पिछले कुछ वक्त से जारी उथल पुथल में एक नया मोड़ है। सऊदी अरब ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से सीरियाई लोगों के साथ खड़े होने और देश के पर्सनल मामलों में दखल अंदाजी न करने, देश को बेहतर बनाने और लोगों की उम्मीद को पूरा करने वाले अन्य सभी मामलों में सपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की है। कई अरब देशों ने बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंकने के फैसले का स्वागत किया है और साथ ही साथ देश में स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस की फिजा को कायम करने के लिए रिक्वेस्ट भी की है। इस मामले ने 2 बातें याद दिला दी हैं। साल 2011 में हुए अरब रिवॉल्ट का लास्ट सेंटर सीरिया था। उस वक्त आंदोलनकारियों ने मिस्र, लीबिया, ट्यूनेशिया और यमन में सत्ता पलट कर दी थी। उस वक्त सीरिया के बादशाह असद को सत्ता से बाहर करने की कोशिश का मुमकिन होना तो बहुत दूर की बात है, उल्टे आंदोलनकारियों को उसका अंजाम भुगतना पड़ा था। लेकिन 2011 में शुरू हुई लड़ाई 2024 में अपने अंजाम पर पहुंच चुकी है और आखिरकार बशर अल असद को सत्ता छोड़नी ही पड़ी। और दूसरी बात यह है कि बशर अल असद के परिवार समेत सीरिया से चले जाने के बाद भीड़ जिस तरह से कैपिटल दमिश्क और अलेप्पो के राजमहलों में घुस गई है, उसने श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सरकारी घरों में भीड़ के घुसने की याद ताजा कर दी है। आंदोलनकारियों ने महलों से जो तस्वीरें और वीडियोस शेयर किए हैं, उनसे बशर अल असद की आलीशान लाइफ स्टाइल की झलक देखने को मिलती है।
बशर अल असद को रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का सपोर्ट तो मिलता ही था, लेकिन यूक्रेन के साथ जंग में अपनी पूरी एनर्जी लगा लेने की वजह से सीरिया को दी जा रही रूसी मदद में भी कमी आने लगी थी। बशर अल असद के कमजोर पड़ने की ये भी एक वजह है। हालांकि अब भी उन्हें रूस का सपोर्ट मिला हुआ है। सीरिया से जाने के बाद में उन्हें रशिया में ही आसरा लेने की बात कही जा रही है। सीरिया से असद की विदाई अमेरिका और तुर्की के लिए बहुत बड़ी सफलता है। हालांकि सच तो यह है कि सीरिया में असद के पांव उखड़ जाने का अंदाजा अमेरिकी खुफिया एजेंसी को भी बिल्कुल नहीं था। उनका अंदाजा था कि इस बार भी असद आंदोलनकारियों को तितर बितर करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सीरिया में हुए इस बदलाव पर कुछ लोग तो बहुत ज्यादा खुश हैं। हालांकि इनमें सीरिया के नागरिक तो खैर हैं ही, जो परेशानी झेल रहे थे। लंबे समय से जारी जंग की वजह से तकरीबन 15 लाख सीरियाई देश छोड़कर लेबनान भाग गए थे। वो लोग भी अपने देश वापस लौटने की खुशी मना रहे हैं। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो सीरिया के लिए चुनौती अब शुरू हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया और यमन में मास मूवमेंट से पावर चेंज का कोई फायदा नहीं हुआ, उसी तरह से बशर अल असद के जाने के बाद सीरिया अब नई मुश्किलों में फंस सकता है। बशर अल असद के खिलाफ जिन अलग अलग ग्रुप ने लड़ाई लड़ी, उन सभी के बीच यूनिटी और तालमेल बनाने का काम ये आसान तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। सीरिया में रहने वाले डिफरेंट कम्युनिटीज और डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ में यकीन रखने वाले लोगों को एक साथ लाने के लिए काफी ज्यादा सब्र की जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ साथ अमेरिका से लेकर तुर्की तक ने असद के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ दिया। ऐसे में इस तख्तापलट के बाद नई सत्ता में उनके भी अपने फायदे हो सकते हैं। हालांकि आंदोलनकारियों की लीडरशिप करने वाले अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा कि ये मामला इस इस्लामी देश के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और सीरिया रिकवर हो रहा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि एक देश के रूप में सीरिया को एकजुट करने का काम ही बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब आंदोलनकारियों के कब्जे के बाद दशकों से कैद में रह रहे लोगों की रिहाई सबसे बड़ा काम है। बशर अल असद के बाद सीरिया में अमन फिजा कायम करने के अलावा लोगों की बेहतरी के लिए भी काम करना पड़ेगा। यहाँ की 90% आबादी गरीबी रेखा से नीचे बताई जाती है। सालों से चल रही जंग को देखते हुए उसके पास अपने रिसोर्सेज बहुत कम बचे हुए हैं। सीरिया दुनिया के चंद उन देशों में से है जिसके सिटीजन्स सालों से जिंदगी जीने के लिए जरूरी रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा महरूम है। ऐसे में ग्लोबल हेल्प के बगैर सीरिया का खड़ा हो पाना ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बशर अल असद के जाने के बाद हिजरत कर चुके लाखों लोग सीरिया में वापस लौटना चाहते हैं। उन सभी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहीं भी अमेरिकी लश्कर या फाइनेंशियल हेल्प नहीं देना चाहते, लेकिन सीरिया में अमन चैन की बहाली अमेरिकी मदद के बिना ये थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि ये देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि सीरिया में आया बदलाव आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेता है।